नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन राजस्थान। साथियों, हमने रीट पात्रता 2022 में लेवल 2 का जो शिफ्ट 3 का पेपर जो था, उसमें से कुछ क्वेश्चनों का अभ्यास कर लिया था। आज हम जो है बाकी के बचे हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाकी के बचे हुए प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? निष्पत्ति परीक्षण को परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं और इनका दूसरा नाम नॉन वर्बल टेस्ट भी है। तो इनमें से कौन सा नॉन वर्बल टेस्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाटिया का बैटरी परीक्षण जो है बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो साथियों, यहाँ भी ध्यान से देखना है आपको, सत्य नहीं है पूछा है। तो इसमें सामान्य संभाव्यता यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अधिगम समानता, क्या व्यक्तिगत दो विभिन्न व्यक्तियों में अधिगम की समानता हो सकती है? नहीं। विचलनशीलता हो सकती है, शील गुणों का अंतर संबंध हो सकता है, लेकिन अधिगम में जो है समानता नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम स्तर जो है अलग-अलग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम असमानता। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन-सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? यहाँ भी प्रासंगिक नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम की समृद्धि, ऑप्शन नंबर बी उपचारात्मक अध्यापन, ऑप्शन नंबर सी श्रेणी उन्नति और ऑप्शन नंबर डी विशेष कक्षाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपचारात्मक अध्यापन। रेमेडियल टीचिंग जो है किसका उपाय नहीं है? प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा देने का प्रासंगिक उपाय नहीं है। बाकी के तीन जो है प्रासंगिक उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का प्रकार है? यानी कि इनमें से कौन सा एक अधिगम में अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है? तो क्रेटिनिज्म, एडीएचडी, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया। तो अपन ने पिछले पेपर में ये देखा था कि कौन कौन सी अधिगम अक्षमताएं हैं, जैसे डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता है, जिसमें व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता, पढ़ने में परेशानी होती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। यदि उसको लिखने में प्रॉब्लम आती है तो उसको डिसग्राफिया कहते हैं। और यदि उसे गणित में प्रॉब्लम आती है, गणित के विषयों में, तो उसको डिसकैल्कुलिया कहते हैं। डिसकैल्कुलिया। इन तीनों अधिगम अक्षमताओं को आपको ध्यान ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कुछ समायोजन का कौन सा तत्व निर्णय लेने से संबंधित है? तो व्यक्ति निर्णय जब लेता है तो किसकी स्थिति में होता है? तो ये ध्यान रखना है, यहाँ द्वंद्व की स्थिति में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की कौन सी विशेषता नहीं है? तो सृजनात्मक बालकों की विशेषता नहीं पूछी है, यहाँ भी ध्यान रखना है नहीं है, इनका पूरा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ नहीं पूछा है। तो अपन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए चिंतन में समानुभूति, ऑप्शन बी समस्या के बहुविधि उत्तर, चिंतन में लचीलापन या चिंतन में मौलिकता। तो चिंतन में समानुभूति जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है नहीं है पूछा है। बाकी समस्या के बहुविधि उत्तर, चिंतन में मौलिकता और चिंतन में लचीलापन, ये सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ट्राइसोमी 21 यानी कि 21वें जोड़े में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो ये किसका लक्षण है? क्या ये क्लाइनफेल्टर संलक्षण है, सिकल सेल रोग है, टर्नर संलक्षण है या डाउन संलक्षण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डाउन संलक्षण। क्लाइनफेल्टर संलक्षण क्या होता है? स्त्री में जब नहीं, पुरुष में जब स्त्री के गुण आ जाते हैं तो होता है क्लाइनफेल्टर संलक्षण या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पुरुष में स्त्री के गुण। और सिकल सेल रोग क्या होता है? आरबीसी जो होती है अपने खून में, रेड ब्लड सेल्स, उनका जो आकार है वो हाशिए के आकार का हो जाता है, ऐंठन आ जाती है उनमें। तो ये कौन सा रोग होता है? सिकल सेल रोग। और टर्नर संलक्षण क्या होता है? ये हो जाता है स्त्री में पुरुषों के गुण, स्त्री में पुरुषों के गुण। और क्लाइनफेल्टर संलक्षण क्या है? पुरुष में स्त्री के गुण। इसका ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? देखो यहाँ फिर नहीं है पूछा है, तो आप जो है उसको मत कर देना। ऑप्शन नंबर ए तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर बी साहचर्य का नियम, ऑप्शन नंबर सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर डी प्रभाव का नियम। तो जब हम अधिगम के चैप्टर में थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं तो अपन ये पढ़ते हैं कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये जो है थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम देते, इसने उन ये तीनों वही नियम है, मुख्य नियम।
और ये साहचर्य का जो नियम है ये किसने दिया था? ये दिया था आईपी पावलोव ने, इवान पेट्रोविच पावलोव ने। साहचर्य यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएशन, अनुबंधन का जो नियम है वो इसने दिया था। थॉर्नडाइक के बाकी के नियमों के बारे में देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने जो है 2 प्रकार के नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम 3 थे, जिनमें एक पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। और गौण नियम 5 थे, पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मानसिक विन्यास का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम और पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो इसने टोटल जो है 8 नियम दिए थे। आपको इन 8 नियमों के बारे में जो है अलग से वीडियो बना करके विस्तार से समझाया जाएगा। अभी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थॉर्नडाइक के नियमों को आपको ध्यान में रखना है। ये लगभग हर एक पेपर में थॉर्नडाइक से संबंधित क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो, यदि ये इस तो ये जो क्वेश्चन है अधिगम वाले चैप्टर में से है। पिछला वाला जो पेपर था वो बुद्धि वाले चैप्टर में, जो थॉर्नडाइक का योगदान है बुद्धि के क्षेत्र में, उससे संबंधित क्वेश्चन आया था। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? तो कक्षा में ऐसा कौन सा कारक है जो क्या करता है? लर्निंग को प्रभावित करता है, अधिगम को प्रभावित करता है, और मनोवैज्ञानिक कारक होना चाहिए। कैसा कारक होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक कारक। तो क्या स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर ये मनोवैज्ञानिक कारक है? क्या परिपक्वता का स्तर मनोवैज्ञानिक कारक है? या विषय वस्तु की अन्नपूर्णता मनोवैज्ञानिक कारक है? या अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था मनोवैज्ञानिक कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था जो है कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? अधिगम का अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अधिगम का अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत जो है वॉल्फगैंग कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जेरोम ब्रूनर ने जो है त्रिज्यीय निर्मितिवाद का सिद्धांत दिया था। त्रिज्यीय निर्मितिवाद, ये सिद्धांत किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने। इसलिए जेरोम ब्रूनर को निर्मितिवाद का जनक भी कहते हैं, त्रिज्यीय निर्मितिवाद का। एरिक एरिक्सन ने जो है मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। मनोसामाजिक सिद्धांत जो है एरिक एरिक्सन का है। अब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अलग है और मनोसामाजिक सिद्धांत अलग है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का है और मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन का है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? यानी कि समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? ये शिक्षण विधियों में से जो है क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन है तार्किक का क्रम अनुसरण, संप्रति तथा नियमों का ज्ञान, क्रियाविधि का प्रदर्शन, निष्पादन या सत्यापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निष्पादन या सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 19। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? रक्षात्मक युक्तियों का संप्रति किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये प्रयोग किया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? यानी कि जो बाहर से जो मोटिवेशन मिलता है उसका उदाहरण कौन सा है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा का स्तर या पुरस्कार। तो इसमें सीधा ही पता चल रहा है अपन को, जो पुरस्कार जो है वो क्या है? वो बाह्य मोटिवेशन है, बाहरी जो है अभिप्रेरणा का स्रोत है, बाह्य अभिप्रेरण का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है पूछा है। तो बोध स्तर, प्रदर्शन स्तर, चिंतन स्तर या स्मृति स्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रदर्शन स्तर। डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज जो है शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। किसका प्रकार नहीं है? शिक्षण का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? व्हाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? तो व्हाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण विधि प्रस्तुत की गई? सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण की जो अधिगम की जो विधि है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जो मेथड है अधिगम का, वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? डब्ल्यू एलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन-कौन से हैं या कौन से हैं? तो इसमें आपको सबसे अभिप्रेरणा के अपन घटक पढ़ते हैं अभिप्रेरणात्मक चक्र के, तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो क्या है? आवश्यकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
क्या क्रियाविधि है, क्या नैदानिकी है, क्या विवरणात्मक है या रूपांतरकारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेटिव या रूपांतरकारी। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? रूपांतरकारी या ट्रांसफॉर्मेटिव। क्वेश्चन नंबर 25, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ देखो फिर क्या पूछा है, सत्य नहीं है पूछा है। तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए कौन सा परीक्षण सत्य नहीं है? क्या उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए उपलब्धि परीक्षण में, मूल्यांकन होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। बाकी जो है उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए आवश्यक है उसमें मूल्यांकन, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन एनसीएफ को कब जो है प्रस्तावित किया गया? तो एनसीएफ को वर्ष 2005 में जो है प्रस्तावित किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? यानी कि आकलन का कौन सा प्रकार जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? देखो लगभग लगभग हर एक क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, तो आप जब इस बार पात्रता परीक्षा देने जाओ तब ये ध्यान रखना कि एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन पढ़ना है आपको, नहीं है पूछा, सत्य है पूछा है या असत्य है पूछा है, इन चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है। पुराने प्रश्नों का रिवीजन करने से आपको पेपर के पैटर्न के बारे में नॉलेज हो जाती है और इससे आप जो है एग्जाम में कम से कम गलतियाँ करते हो। तो आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 का क्या आंसर हो जाएगा? क्या उसमें अचीवमेंट होनी चाहिए? क्या वो सतत या कंटिन्यू होना चाहिए? उपचारात्मक होना चाहिए? नैदानिक होना चाहिए? तो साथियों ये जो क्वेश्चन है इसके चारों ही ऑप्शन सही है। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो चारों ही संबंधित है, इसलिए बोर्ड ने जो है इस क्वेश्चन में अभ्यर्थियों को बोनस अंक दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? देखो यहाँ भी क्या पूछा है? संबंधित नहीं है। तो स्कीमा स्कीमा का कॉन्सेप्ट जो है जीन पियाजे ने दिया था। आत्मसातीकरण का भी कॉन्सेप्ट दिया था। अकोमोडेशन ये भी जो है कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। अधिग्रहण ये जो है उन्होंने अधिग्रहण के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, ये क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा एलील। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रस्तावित मनोलैंगिक विकास की अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? यानी कि मनोलैंगिक विकास की अवस्था बताई थी उन्होंने, तो इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है? फैलिक अवस्था, एनल अवस्था, एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था या लेटेंसी अवस्था? देखो फैलिक अवस्था भी बताई थी, एनल स्टेज भी बताई थी, लेटेंसी स्टेज भी बताई थी। ये एडिपस ईडिपस जो है या ओडिपस जो है ये ग्रंथि बताई थी जो लड़कों में होती है। ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़के जो है, सिगमंड फ्रायड ने बताया कि ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़के जो है पिता से कम प्रेम करते हैं तथा माता से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। साथियों हमने रीट पात्रता 2022 में लेवल 2 के जो शिफ्ट 3 का जो साइंस वाला पेपर था उसका एनालिसिस कर लिया। अब हम कल जो है शिफ्ट 4 का लास्ट पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे और इस प्रकार से हमारे 30 इंटू 4 साइकोलॉजी के 120 क्वेश्चनों का एनालिसिस हो जाएगा। फिर हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चन आए हैं साइकोलॉजी के उनका एनालिसिस करेंगे और फिर जो पुरानी रीट पात्रता है 2021 में जो हुई थी उसमें जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए थे उनका प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे।